हाँ तो दोस्तों, गुरुकुल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 10 के गणित का शुरू से अध्ययन करेंगे। अब आज हम प्रश्नावली 1.1 आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हैं और देखिए, चलते हैं इसमें, देखते हैं क्या है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, इसका अध्ययन करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग कीजिए। HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले यही जानने की कोशिश करेंगे हम लोग कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या है। आइए देखते हैं। A बराबर BQ प्लस R, इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जाना जाता है। इससे पहले आज हम लोग बहुत पहले क्लास 4-5 में पढ़ लिए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। हम लोग पढ़े हैं पहले ये कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। यहां पर भाज्य यानी कि जो संख्या बड़ी है उसमें भाग दिया जाएगा, उसे हम A से सूचित करेंगे। भाजक को B से सूचित करेंगे, जिससे भाग दिया जाएगा। जो संख्या बड़ी है उसे A, जिस संख्या से, अक्सर छोटी संख्या से ही भाग दिया जाता है इसमें, तो भाजक को B से इंडिकेट करेंगे। और देखिए यहां पर भागफल को Q तथा शेष फल को R से। अब ये क्या हो गया, A बराबर BQ प्लस R। इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जानते हैं। तो चलिए, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक लंबी विभाजन प्रक्रिया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसमें केवल और केवल भाग की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। आइए देखिए, पहला दिया है 135 और 225। 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है हम लोगों को। यानी कि इसमें से 135 और 225 में छोटी संख्या 135 है, बड़ी संख्या 225 है। तो हम 225 में 135 से भाग देंगे। यहां पर देखिए 38,220 बड़ी संख्या है, 196 छोटी संख्या है। तो 196 यानी कि छोटी संख्या हम B से भाग देंगे। यहां पर 867 में भाग देंगे 255 से, सॉरी। अब परीक्षा में अक्सर यह प्रश्न पूछ देता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा क्या परिकलित किया जाता है। अक्सर हमेशा यह परीक्षा में पूछता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा क्या परिकलित किया जाता है। तो आंसर लिखेंगे हम लोग HCF या महत्तम समापवर्तक। आइए देखते हैं इसको। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है, यानी कि A बराबर BQ प्लस R। A बड़ी संख्या है, भाज्य। B छोटी संख्या है, भाजक, जिससे भाग दिया जाएगा। Q जितनी बार में ये जाएगा उसे Q से सूचित करेंगे। उसके बाद जो शेष फल बचेगा उसे R से सूचित करेंगे। देखिए 135 है, 225 में हम इसे ले जाएंगे एक बार में जाएगा 135। यहां पर 12 में से 3 जाएगा 9, 90 बचा। 90 को यहीं पर ऐसे घेर देंगे, यानी कि 90 से अब भाग देंगे किसमें, जो पहले B था, 135। इस विभाजन की प्रक्रिया को हम अपनाते रहेंगे जब तक शेषफल शून्य न हो जाए। जब शेषफल शून्य आ जाएगा तो वहीं पर हमारा
जिससे भाग दिए रहेंगे वो संख्या हमारा HCF होगा। देखिए 90 एक बार में ले जाएंगे 5, ये 4, 45, 45 को से भाग देंगे 90 में, 2 बार में 45 दूनी 90, शेषफल 0 बचा। जब शेषफल 0 बच जाए तो समझ लीजिए कि HCF हमारा क्लियर हो गया। HCF क्या होगा? 45। HCF 45। आशा करते हैं कि इसे आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दूसरे, एक 38,220 है और 196 है। इसमें हम लोग गुणा कर करके देख लेंगे कि आखिर कितनी बार में ये जाता है। तो हम लोग गुणा करने पर पता चलेगा कि 195 बार में जाएगा तो 38,220 आएगा। ये यहां पर शेषफल 0, यानी कि इसका HCF 196 ही होगा। आगे देखिए 255 है। 255 देखते हैं कि 867 में कितनी बार में जाता है। तो ये हम समझते हैं कि ये 3 बार में जाएगा। 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 5 15, 1 16 का 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 में से 5 गया 2 और ये 6 में से 6 0 और 8 में से 7 गया 1, 102। 102 को घेर देंगे यहीं पर और 255 यहाँ पर लाएंगे। 255 में 102 से देखते हैं एक बार में जाएगा, नहीं 2 बार में जाएगा, 204 होगा। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1, 5 का 5 51, इसको यहीं पर घेरेंगे, 102 के यहाँ लाएंगे, 51 2 बार में 102, 0। यहां पर शेषफल 0 हो गया तो HCF क्या होगा? आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसे HCF क्या होगा? 51। अब चलिए इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जानते हैं। अगर इसे हम लिखना चाहें तो देखिए एक बार देख लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि इसे हम लिखना चाहें तो दूसरी तरीका से भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि यह है, इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। 200 देखिए A बराबर BQ प्लस R। बड़ी संख्या को हम बोले A है 255, नहीं 225 बराबर छोटी संख्या 135 है 135। अब यहां पर देखिए हम लोग कितनी बार में ले गए हैं? एक बार में। तो यहां पर गुणे 1 कर देंगे। अब शेषफल R क्या है हमारा? शेषफल। शेषफल कितना बचा था यहां पर? देखिए 90, तो यहां पर लिखेंगे 90। ठीक है। अब देखिए 135 में 90 से भाजक में शेषफल से भाग दिया जाएगा हमेशा। ये भाजक था पहले, इसको यहां पर लाएंगे 135 और शेषफल क्या है? 90। अब 90 से इसमें भाग देंगे तो 90 एक बार में जाएगा, शेषफल 45 बच रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 90 एक बार में गया, शेषफल कितना बचा था? 45। अब फिर यहाँ पर जब तक से शेषफल 0 नहीं आए तब तक से कटाते रहना है इसको। अब यहाँ पर 90 देखिए यहाँ आ जाएगा, 45 से इसमें भाग देंगे, 45 2 बार में जाएगा तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, 45 दूनी 90 हो गया। अब यहाँ पर HCF लिख देंगे 45। आशा करते हैं कि पहले प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पर आप लोग देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन का अध्ययन कर लिए हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। यानी कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक यानी कि प्लस वाला संख्या
और विषम यानी कि 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या को हम विषम संख्या बोलते हैं। यानी कि ये संख्याएं 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, यही हमको दर्शाना है। तो इसके लिए सबसे पहले चलिए हम लोग मान लिया किसी धनात्मक पूर्णांक a के लिए, उस धनात्मक पूर्णांक को हम a मान लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक a के लिए। a आप लोग जानते हैं कि हमेशा बड़ी संख्या को a से सूचित करते हैं, जिससे भाग देते हैं उसे b से सूचित करते हैं। तो बड़ी संख्या को हम a से सूचित कर लिए यहाँ पर, और ये नहीं लिखे हैं कि विषम पूर्णांक, यहाँ पर विषम पूर्णांक दिया है, लेकिन हम केवल धनात्मक पूर्णांक की अभी चर्चा करेंगे। मान लिया किसी धनात्मक पूर्णांक a के लिए b बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 6। अब बोलिएगा b बराबर दिया हुआ है, हाँ देखिए यहाँ बी क्यू यानी कि b बराबर 6। तो हमारा r क्या हो सकता है? यदि हम किसी संख्या में 6 से भाग देंगे तो r हमारा 6 से छोटा ही होगा। शेषफल हमेशा जिस संख्या से भाग देते हैं उससे छोटा ही होता है, तो r हमारा 6 से छोटा होगा, यानी कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं। चूंकि 6 होगा तो एक बार में कबारिए देगा उसको, ये 6 नहीं होगा, 6 से छोटा ही रहेगा। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं यहां पर कि r छोटा होता है b से, लेकिन r बड़ा होता है 0 से, और 0 के बराबर। ये देखिए बराबर और ये बड़ा, और इधर देखिए r कभी b के बराबर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं दिए हैं। r छोटा ही रहेगा b से, ठीक है। लेकिन r 0 के बराबर, चूंकि शेषफल 0 बच सकता है, शेषफल 0 आ सकता है, इसलिए r 0 के बराबर हो सकता है, शेषफल 0 हो सकता है, या r 0 से बड़ा ही रहेगा हमेशा। अब देखिए यहाँ पर a बराबर BQ+R। इससे पहले अब हम आप लोगों को थोड़ी सी एक बात याद दिला दें, समझिएगा। यहाँ यदि आप इसे समझ गए तो सब कुछ समझ गए। ये 6Q यहाँ पर दिया हुआ है, तो 6Q क्या है? सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो जाहिर सी बात है कि 6Q ये सम संख्या है। सम क्यों सम संख्या है? आप लोग ये प्रश्न उठा सकते हैं कि सम संख्या कैसे हो गया। तो किसी भी सम संख्या में हम सम या विषम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो हमेशा सम ही आएगा। देखिए 6 और 3 में गुणा करेंगे 18, सम संख्या है। 6 और 2 में गुणा करेंगे 18, 12 सम संख्या है। 6 और 1 में गुणा करेंगे तो 6 सम संख्या है। 6 और 7 में गुणा करेंगे 42 सम संख्या है। यानी कि 6 में यदि हम सम या विषम किसी भी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो हमेशा हमारा क्या मिल रहा है? सम संख्याएं मिल रही है। इससे मालूम होता है कि किसी भी सम संख्या में अगर हम किसी भी संख्या से गुणा करें, विषम संख्या से गुणा करें, तो हमेशा क्या होगा? सम संख्या प्राप्त। ये तो समझ गए। अब आइए, अब देखिए आप लोग जान गए हम लोग कि 6Q क्या है, तो सम संख्या है। अगर यदि हम किसी सम संख्या में और विषम संख्या को जोड़ दें, सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ दें तो क्या? तो विषम संख्या प्राप्त होगी। किसी सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ देंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी। देखिएगा जैसे कि 6 सम संख्या है, इसमें हम 3 जोड़ दिए
तो क्या मिलेगा? 6 और 3 9, क्या है? विषम। 6 में अगर 5 जोड़ दिए तो 11, विषम। अगर 6 में हम किसी सम संख्या को जोड़ दें जैसे 4, तो देखिए यहाँ पर 10। 6 में 8 जोड़ दें 14, 6 में 7 जोड़ दें 13। अब समझिए आप लोग, यदि सम संख्या में किसी विषम संख्या को जोड़ते हैं तो विषम संख्याएं प्राप्त होती है। सम संख्या में यदि सम संख्या को जोड़ते हैं तो सम संख्या प्राप्त होती है। सम संख्या में फिर देखिए यहाँ 6 और 7, 6 सम है और 7 क्या है? विषम। तो सम और विषम जोड़े तो क्या मिला यहाँ? विषम। 6 सम संख्या है, दोनों को जोड़ दिए तो 8 और 6 14, 14 क्या है? सम संख्या है। तो हम यही पाते हैं कि सम संख्या में यदि किसी विषम संख्या को जोड़ते हैं तो विषम संख्या प्राप्त होती है, और सम संख्या में यदि किसी सम संख्या को जोड़ दें तो सम संख्या प्राप्त होगी। इस बात को सब लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि हम किसी सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी, सम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी, और ये यदि सम संख्या में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगी। अब देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहां से देखना है हम लोगों को। यहां हम सबसे पहले r बराबर 0 लेकर के, r बराबर 0 लेने पर r बराबर 0 लेने पर क्या होगा? b तो छेद दिया हुआ है यहां, और q, r की जगह पर हम 0 रखेंगे तो संख्या हमें क्या मिली? 6q। 0 जोड़े या न जोड़े कोई अंतर नहीं होगा, तो संख्या हमें मिली 6q। तो 6q क्या है? पहले ही वहां लिख दिए हैं, ये क्या है भाई? एक सम संख्या है। चलिए अब दूसरे आगे बढ़ते हैं। देखिए r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 लेने पर, यदि हम r बराबर 1 रखते हैं तो देखिए क्या होगा? 6q प्लस 1। अब हम वहां पर अभी बताए हैं कि किसी भी सम संख्या में यदि विषम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगी? विषम संख्या मिलेगी। अब यहां बताइए क्या है ये? आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या है? एक विषम संख्या है, विषम संख्या। आगे देखिए r बराबर 2 रखते हैं, यहां पर 1 रख लिए, एक बार 2 रखकर देखते हैं। 2 रखने पर क्या हो जाएगा? 6q प्लस 2। 6q प्लस 2 क्या है भाई ये? तो यदि हम किसी सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगी? सम संख्या। ये एक सम संख्या है। चलिए r बराबर 3 रखते हैं। 3 रखने पर r बराबर यदि 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगी संख्या? 6q प्लस 3। ये क्या होगा? सब लोग जानते हैं कि सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगी? विषम संख्या मिलेगी। तो ये हो गई विषम संख्या। इसके बाद r बराबर 4 रखने पर, r बराबर 4 रखने पर 6q प्लस 4 क्या होगा? समझ लीजिए अपने से आप लोग, क्या हो जाएगा? सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? सम। ये सम संख्या है। अब एक बच गई संख्या, यहां पर देख लीजिए आप लोग। r बराबर क्या? 5। 5 रखने पर, r बराबर 5 रखने पर क्या हो जाएगा? 6q प्लस 5। 6q प्लस 5 क्या है? तो देखिए सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो विषम संख्या मिलेगी। यहाँ पर 5 विषम संख्या है, ये हो गई विषम संख्या।
हम देखते हैं कि प्रश्न के अनुसार यहाँ पर देखिए 6q+1, यहाँ विषम संख्या, यहाँ देखिए 6q+1 विषम संख्या, 6q+3, 6q+3 और 6q+5, यहाँ 6q+5, ये तीन संख्याएं हमें जो मिली है ये विषम संख्या मिली है। और इसे छोड़ करके देखिए सब संख्या क्या मिली है, सम संख्या। यहाँ देखिए दो जोड़े हैं तो सम संख्या, यहाँ 4 है सम संख्या। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। आशा करते हैं कि आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे या कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, इसे हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको तो अगले वीडियो में।